Hi everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल। तो हम लोग कर रहे थे बैंक ऑडिट। हमारी 5 टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। 6th वाला जो टॉपिक है ना, वो आई थॉट कि स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, सो व्हाई नॉट कन्वर्टेड इनटू सम ईज़। तो मैंने इसमें क्या किया है, जो मुझे कंसेप्ट लगा था वो मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स बना लिए बेसिकली। इसमें ऑब्वियसली मैंने कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसको कट शॉर्ट नहीं करा है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक 6। और मैंने डिसाइड किया है कि टॉपिक 7 और टॉपिक 8 भी, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको वो कंसेप्ट्स पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद में आपके सिर्फ 3 टॉपिक बचेंगे जो बहुत छोटे छोटे हैं, वो हम बुक से कर लेंगे, तो फिर आपका बैंक ऑडिट हो जाएगा। हाँ, बट वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके लिए मैं अपने हैंडमेड नोट्स जो है उसको यूज़ करके एंड फिर वीडियोस बनाऊंगी। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो मेरे वीडियोस, जिससे कि जिन लोगों को भी दिक्कत हो रही है स्टडी मटेरियल से पढ़ने में, उन लोगों की हेल्प हो जाए। ओके, एंड ऑल्सो डू प्रेस द लाइक बटन अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो। तो नहीं लग रही हो तो कोई कुछ ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो डिसलाइक का ऑप्शन है, वो अगर प्रेस हो रहा हो तो कर देना। ओके, तो ये जो टॉपिक है दैट इज़ कंप्लायंस विद CRR एंड SLR रिक्वायरमेंट्स। तो CRR का मतलब क्या होता है, पहले फुल फॉर्म बताती हूँ मैं आपको। CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो, और SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो रिज़र्व तो आप सब लोगों को पता होगा ना कि रिज़र्व क्या होता है। तो CRR क्या होता है, कैश रिज़र्व रेशियो क्या होता है, एक मिनिमम फ्रैक्शन होता है कि इतना मिनिमम फ्रैक्शन कैश का आपको कैसे रखना होगा। कमर्शियल बैंक्स के ऊपर होता है ये ऑब्लिगेशन कि कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा पार्ट, कुछ फ्रैक्शन जो उनके पास में कैश होता है, उसको कैसे रखना होता है एज रिज़र्व विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है, RBI। ठीक है, तो जो भी कमर्शियल बैंक हैं उनको थोड़ा सा फ्रैक्शन अपने जो भी कैश होता है उनके पास में, उसको एज रिज़र्व रखना होता है विद कैश विद RBI। तो जो कैश जो मैंने अभी बताया कि जो उनके पास कैश होता है वो उनके पास कहाँ कहाँ से आता है, एक तो जो आप लोग डिपॉजिट करते हो बैंक में वो वाला पैसा होता है, और कुछ पैसा उनके पास में खुद का होता है, राइट। तो कैश हेल्ड विद कमर्शियल बैंक्स और जो भी टोटल डिपॉजिट्स होती रहती हैं कस्टमर्स की, वो मिला कर के उसमें से थोड़ा सा पोर्शन उन्हें कैसे रखना होगा, उन्हें रखना होगा एज रिज़र्व विद दी सेंट्रल बैंक, जिसको हम RBI भी कहते हैं। अभी कितना परसेंटेज रखा जाएगा एज कैश विद RBI या CRR विद RBI, तो वो जो रेशियो होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय RBI आफ्टर रिव्यूइंग द लिक्विडिटी सिचुएशन। जिस अकॉर्डिंग भी RBI को लगेगा कि लिक्विडिटी सिचुएशन है, उस अकॉर्डिंग जो है वो उस रिज़र्व को रखेंगे। अगर ज़्यादा नीड होगी कैश की तो डेफिनेटली ज़्यादा स्टॉक रखवाएंगे उसको एज रिज़र्व। ठीक है, मतलब RBI के पास में, और जैसे अगर मार्केट में ज़्यादा कैश की ज़रूरत है तो वो रेशियो को कम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से RBI डिसाइड करेगा कि आपको इतना पोर्शन अपने टोटल कैश का हमारे पास रखना होगा एज रिज़र्व। ओके, मतलब हमारे पास क्या रखना होगा, वो एज रिज़र्व विद RBI होता है। जैसे आप लोगों का पिगी बैंक होता है कि वो पैसा आपने गुल्लक में डाल रखा है एज रिज़र्व, इसी तरह से बैंक को करना होगा एज रिज़र्व विद RBI। ओके, तो ऑडिटर को क्या करना होगा, आप अगर ऑडिट करने जाओगे तो आपको ये देखना होगा कि क्या कमर्शियल बैंक्स ने जितना RBI ने उनको बोला था उतना फ्रैक्शन CRR की तरह रखा है या नहीं रखा है। सो दिस ओनली द ऑडिटर हैज़ टू चेक। अब आ जाते हैं SLR। तो SLR जो बात करता है वो सिर्फ कैश की नहीं करता, वो बात करता है लिक्विड एसेट्स की। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट दैट कमर्शियल बैंक मेंटेन इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स। लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं, जो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड है, आपके पास में कोई भी गोल्ड का आइटम है, कोई भी ज्वेलरी है, तो आप इजीली उसको ज्वेलर के पास लेकर जाओगे एंड उसको बेच दोगे एंड आपके पास कैश आ जाएगा। तो वो बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकता है। सो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि उनको थोड़ा सा फ्रैक्शन किसका, लिक्विड एसेट्स का भी रखना होता है अपने पास में। ठीक है, जब वो क्रेडिट दे रहे हैं कस्टमर्स को, उससे पहले उनको मेंटेन करना होगा लिक्विड एसेट्स। तो मेंटेनिंग SLR हेल्प्स देम टू हैंडल सडन इंक्रीज इन डिमांड। अब अगर वो सिर्फ कैश ही रखेंगे तो हो सकता है कि उनको शॉर्ट पड़ जाए कैश। तो अगर वो
कैश के साथ साथ कुछ लिक्विड एसेट्स भी रखेंगे, तो अगर सडनली इंक्रीज हो गई डिमांड में कैश की तो वो उससे मीट कर पाएंगे। तो इसलिए उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि उनको थोड़ा सा जो अमाउंट है दैट दे हैव टू कीप एज लिक्विड एसेट्स। ठीक है ना। SCAs जो हैं मतलब स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स जो हैं उनको वेरीफाई करनी होती हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, जो कि वेरीफाई करोगे आप 12 और डेट्स की किसी भी मंथ की, लेकिन आप फ्राइडेज़ की डेट नहीं लोगे। सो बेसिकली SLR क्या होता है, SLR वो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको उसको एज SLR विद RBI रखना है। इसमें उन्होंने सिंपली ये बोल रहा है कि स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के पास में ये ऑब्लिगेशन है कि उनको कुछ फॉर्म सर्टेन लिक्विड एसेट्स का करना है, जैसे कि कैश हो गया, गोल्ड हो गया, एंड आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हो गया। मतलब क्रेडिट देने से पहले लोगों को ऐसा मत करना कि सभी क्रेडिट दे दो, उससे पहले थोड़ा सा अमाउंट अपने पास कैसे रखो, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में भी रखो। ठीक है, तो अब आप जब ऑडिट करने जाओगे तो ये बेसिकली बात हो रही है स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स की, ब्रांच ऑडिटर्स की नहीं बोल रखा है इन्होंने, यहाँ बोल रखा है इन्होंने सेंट्रल ऑडिटर्स का। तो सेंट्रल ऑडिटर्स क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स ये वेरीफाई करेंगे कि कितना रिक्वायर्ड था SLR रखना। तो ये कोई भी मंथ की कोई भी 12 और डेट्स ले लेंगे, लेकिन दे हैव टू मेक श्योर कि वो जो डेट उठा रहे हैं वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए। फ्राइडे क्यों नहीं होना चाहिए वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए, और एज एन ऑडिटर आप सारा तो चेक नहीं कर सकते, तो आप कोई भी रैंडम 12 और डेट्स उठा लेना, बट मेक श्योर वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए। The auditor should check correctness and compilation of DTL and maintenance of liquid assets। तो ऑडिटर को क्या चेक करना होगा, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो है वो जो है ठीक से हुई है या नहीं हुई है, उसकी क्या कंपाइलेशन है, क्या करेक्टनेस है, एंड लिक्विड एसिड्स जो हैं वो जैसे प्रिस्क्राइब्ड थे उस हिसाब से मेंटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं। नाउ व्हाट आर दीज डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ वो हो गया जैसे फिक्स डिपॉजिट है। अब फिक्स डिपॉजिट आपकी 1 साल की आपने FD करवा रखी है बैंक में, ठीक है, तो बैंक के ऊपर ये टाइम लायबिलिटी है कि जब वो 1 साल ओवर हो जाएगा, अगर आपने रीपेमेंट का ऑप्शन कर रखा है तो उनके ऊपर ये लायबिलिटी होगी कि उनको आपको रीपे करना होगा, अब वो चाहे कहीं से भी अरेंज करके दें पैसा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर जब डिमांड करेगा तब भी कमर्शियल बैंक्स को उनको पे करना होगा, तो वो हो गई आपकी डिमांड लायबिलिटी कि जब कस्टमर ने डिमांड करी तो कमर्शियल बैंक्स को वो पैसा देना होगा, तो बैंक की लायबिलिटी हो गई, तो दैट इज़ डिमांड लायबिलिटी। और टाइम लायबिलिटी क्या है, टाइम लायबिलिटी में उन्हें पता है कि इस टाइम के बाद में हमारे ऊपर ये जो लायबिलिटी है और हमें पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब देख लेते हैं ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट अप्रोच, बिकॉज अल्टीमेटली हम फ्यूचर ऑडिटर्स हैं, तो हम इसमें इसके फॉर्मेशन से ज़्यादा एक ऑडिट प्रोसीजर को प्रेफरेंस देंगे। अब ये जो आपने देख रखा है ना एरिया ऑफ फोकस और सजेस्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स, तो मैंने आप लोगों को एरिया ऑफ प्रोसीजर तो बता ही दिया कि एरिया ऑफ प्रोसीजर क्या है। आपको ये देखना है कि क्या CRR और SLR का रिक्वायरमेंट है, उसका कैसा कंप्लायंस है, तो आप ये कैसे वेरीफाई करोगे वो है। तो सबसे पहले तो जैसा कि अभी मैंने बार बार रिपीट करा कि जो RBI का सर्कुलर होगा वो चेक कर लो, वो ऑब्टेन कर लो, उसको अच्छे से रीड कर लो, तभी तो चेक कर पाओगे कि क्या वेरिफिकेशन हुआ है, क्या कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। और ये देख लो कि क्या काम जो है वो RBI के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में आप तो जैसे हो गए सपोज सेंट्रल ऑडिटर, अब आप ब्रांच का ऑडिट नहीं करने गए हो, आप सेंट्रल ऑडिटर हो, तो आप क्या करोगे उस केस में, आप ब्रांच ऑडिटर को रिक्वेस्ट करोगे कि आप हमको ट्रायल बैलेंस भेजो, वीकली ट्रायल बैलेंस आज ऑन फ्राइडे। तो इसलिए हम लोगों ने SLR रिक्वायरमेंट जो 12 और डेट की उठाई थी वो फ्राइडे को इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है फ्राइडे का उसमें ऑलरेडी पूरे वीक का होता है, इसलिए ठीक है, तो उसमें तो पूरे वीक का आ ही जाएगा। बट अगर किसी और दिन नहीं हुआ है तो इसलिए जो ऊपर था ना 12 और डेट्स जो है आप एक्सक्लूडिंग फ्राइडे था, वो इसलिए था क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस जो है वो आज ऑन फ्राइडे देखना होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग फ्राइडेज। ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना और कोड ज़रूर करके आना, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, जैसे आप हेड ऑफिस का ऑडिट करने गए हो तो आप क्या करोगे, आप ब्रांच ऑडिटर से ट्रायल बैलेंस मंगवाओगे फ्राइडेज का, और आप क्या कर दोगे उसको कंसोलिडेट कर दोगे अपने हेड ऑफिस लेवल पे। ऑल्सो ऑन डेट सेलेक्टेड बाय ऑडिटर स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट टू एग्जामिन कैश बैलेंस ऑन सेलेक्टेड डेट्स।
अब ये जो है ना, ये बात हो रही है आपकी उन डेट्स की जो ऑडिटर ने सेलेक्ट करी थी चेक करने के लिए, उन डेट की हो रही है। जैसे एक तो आप क्या करोगे, वीकली ट्रायल बैलेंस मंगवा लोगे ब्रांच ऑडिटर से, और जो डेट्स आपने निकाली हैं, जैसे आपने कोई भी 12 और डेट्स निकालनी है, आपको चेक करना है कि उसमें कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे, आप स्पेसिफिकली उसके लिए रिक्वेस्ट करोगे ब्रांच ऑडिटर्स को कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि हमें एग्जामिन करना है कि जो कैश बैलेंस है इन डेट्स का वो क्या है, राइट। तो ब्रांच ऑडिटर क्या करेंगे, ब्रांच ऑडिटर एग्जामिन करेंगे कैश बैलेंस का, या फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उस पर्टिकुलर डेट्स की। अब इन्हीं कंसोलिडेशन के बेसिस पे क्या निकलेगी, डिटेल पोजीशन निकलेगी एक बैंक की, क्योंकि बैंक अगर हेड ऑफिस है तो उसके ब्रांचेस भी तो उसी के कंपोनेंट हो गए ना, इसलिए। फिर उसके बाद में टेस्ट बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट बेसिस पे कंसोलिडेटेड डिटेल पोजीशन को भी एग्जामिन कर सकते हो विद रेफरेंस टू ब्रांच रिटर्न्स। तो ब्रांच रिटर्न्स के बेसिस पे भी यू कैन एग्जामिन द कंसोलिडेटेड डिटेल पोजीशन, मतलब क्या डिटेल पोजीशन हेड ऑफिस की है और उसमें क्या क्या डिटेल पोजीशन जो है वो ब्रांचेस की है, बहुत सारी। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ यहाँ तक क्या हुआ है। हम सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग लेंगे आरबीआई की सर्कुलर की, फिर हम ब्रांच ऑडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको वीकली ट्रायल बैलेंस भेजो फ्राइडेज़ के, और फिर हम उसको कंसोलिडेट करेंगे हेड ऑफिस के साथ में। और इसी कंसोलिडेशन के बेसिस पे क्या निकलती है, इसी कंसोलिडेशन के बेसिस पे हेड ऑफिस प्लस ब्रांच की क्या निकलती है, डिटेल पोजीशन निकलती है कि इतनी जो है इनकी डिमांड इन टाइम लायबिलिटी है। अब जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है वो, जैसा कि आपने देखा ही था कि कुछ डेट्स जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उन डेट्स को सर्कल करके किसको देगा, ब्रांच ऑडिटर्स को देगा, और वो कहेगा कि इन डेट्स का आप क्या करो, कैश बैलेंस जो है, कैश बैलेंस जो है वो वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो या फिर इन डेट्स का कैश बैलेंस जो है वो एग्जामिन कर लो। जैसे उसने ट्रायल बैलेंस लिया ना फ्राइडे का, तो उसको अगर लग रहा है कि ये डेट्स में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसको एग्जामिन करवाएगा ब्रांच ऑडिटर्स। फिर टेस्ट बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेटेड डिटेल पोजीशन निकाल सकते हो, और उसके लिए आप क्या करोगे, ब्रांच रिटर्न्स को देखोगे एंड उसके बेसिस पे यू कैन एग्जामिन द कंसोलिडेटेड डिटेल पोजीशन। ओके, अब डिटेल पोजीशन आप करोगे कैसे, कैसे एग्जामिन करोगे, तो उसमें कुछ कुछ बातें जो है वो इंक्लूड हो रही हैं और कुछ कुछ बातें एक्सक्लूड हो रही हैं। इंक्लूड क्या क्या होगा, इंक्लूड होगा आपका क्रेडिट बैलेंस जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में है, उसको एक लायबिलिटी में इंक्लूड करोगे। फिर कोई भी बोरोइंग जो आपने बाहर से ले रखी है उसको इंक्लूड करोगे। रिकन्सिलेशन जो है नॉस्ट्रो अकाउंट का उसको इंक्लूड करोगे। और इंटरेस्ट अक्रूड तो है लेकिन अकाउंटेड नहीं है, वो भी क्या बनेगा, वो भी बनेगा आपका DTL का पार्ट। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया, इसमें मैंने आपको ये बताया कि एक तो क्रेडिट बैलेंस जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो भी बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड है और उसको लिख रखा है आपने एज अ लायबिलिटी टू अदर। फिर रिकन्सिलेशन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट्स में क्या है ना, रिकन्सिलेशन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट्स में ये है, इसे रिकन्साइल करते टाइम कोई आपको अनअमाउंटेड इनकम, अनअमाउंटेड एडजस्टमेंट मिली तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। उसी तरह से इंटरेस्ट अक्रूड तो है लेकिन अकाउंटेड नहीं है, तो वो भी DTL का जो है वो पार्ट बन जाएगा। एक स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि जो लायबिलिटी होगी ना टुवर्ड्स बैंक सिस्टम, तो वो आप नेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट एसेट्स टुवर्ड्स बैंकिंग सिस्टम। तो जो भी लायबिलिटी बैंकिंग सिस्टम के लिए है उसको आप नेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन जो एडवर्स बैलेंस होगा नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट का, उसको आपको क्या करना होगा, उसको आपको कंसीडर करना होगा इन लायबिलिटी टू अदर्स वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट मैं बता देती हूँ। देखो अभी आपका पॉइंट जो था वो ये था कि जो बोरिंग्स हैं फ्रॉम अब्रॉड बाय बैंक्स उसको आपको कंसीडर करना होगा एज लायबिलिटीज टू अदर। एक मिनट में आपको कहीं लेकर जाती हूँ। देखो नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट एक वो अकाउंट होता है जो बैंक होल्ड करता है इन फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक। मतलब कि जैसे सपोज इंडिया में एक नॉस्ट्रो अकाउंट खुला हुआ है इन फॉरेन करेंसी, सपोज हम डॉलर्स लेते हैं, ठीक है, तो डॉलर्स जो है वो हमने खोल रखा है एक अकाउंट और वो डॉलर्स में है उसका जो अमाउंट है, ठीक है, फॉरेन करेंसी मतलब वो है ही डॉलर्स में।
अच्छा, नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट क्या है? नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट रिफ्लेक्शन है नॉस्ट्रो अकाउंट्स का इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बैंक. So this is maintained for reconciliation purpose as in and is maintained in both foreign currency and जो भी इंडियन करेंसी है मतलब रुपीज़. ठीक है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट तो किस में मेंटेन होता है? फॉरेन करेंसी में होता है. और जो नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट है वो किस में होता है? वो होता है आपका दोनों ही फॉर्म में. वो एक तरह से प्रिंसिपल बैंक के लिए होता है, जिससे अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इंडिया के लिए है. और जो इंडिया में नॉस्ट्रो अकाउंट है वो विद रेस्पेक्ट टू दी फॉरेन बैंक है. ठीक है, फॉरेन करेंसी में है जो. तो अब अगर आप ये पॉइंट देखोगे तो जो बोरोइंग है फ्रॉम अब्रॉड, मतलब आपने फॉरेन के किसी बैंक से लाइबिलिटी ले रखी है, कुछ बोरोइंग ले रखी है, वो आपकी हो गई लाइबिलिटी टू अदर. अब आप अगर रिकनसाइल कर रहे हो नॉस्ट्रो अकाउंट को, ठीक है, रिकनसाइल कर रहे हो नॉस्ट्रो अकाउंट को, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अगर कुछ भी ऐसी इनकम है, कुछ भी ऐसी अमाउंट है दैट इज़ नॉट अमाउंटेड, ठीक है, या फिर आपको कोई भी डेबिट एंट्री है जो अभी अनअकाउंटेड है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी लायबिलिटी. एक स्पेशल पॉइंट जो इन्होंने दिया है वो यही दिया है कि जो लायबिलिटी टूवर्ड्स है ना, मतलब जितनी लायबिलिटी थी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, वो किससे नेट ऑफ हो जाएगी? वो एसेट से नेट ऑफ हो जाएगी कि ये हमारी लायबिलिटी, ये हमारे एसेट्स हैं, तो अगर एसेट ज़्यादा है तो ये नेट एसेट हो गए, अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो नेट लायबिलिटी ज़्यादा हो गई. ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटी से आप इसको नेट ऑफ कर सकते हो, जो भी बैंकिंग सिस्टम की एसेट्स और लायबिलिटीज़ होंगी. लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे एडवर्स बैलेंस आ गया नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट में, नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट किसके पर्सपेक्टिव से? इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडियन बैंक के पर्सपेक्टिव से. तो कोई भी एडवर्स बैलेंस होगा वो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? एज लायबिलिटीज़ टू अदर. दैट मीन्स अगर कोई भी एडवर्स अमाउंट है नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट में तो उसको भी आपको कैसे लेना होगा? उसको भी आपको लेना होगा एज अ पार्ट ऑफ DTL ओनली. ओके, और रिकन्सिलेशन जब करोगे तो कोई भी अगर अमाउंट जो है वो अनअकाउंटेड है, सिर्फ तभी आएगा, और इसमें भी सिर्फ तभी आएगा अगर कोई एडवर्स बैलेंस है तो. ठीक है, फिर इंक्लूड तो हमने देख लिया. अब एक्सक्लूड क्या क्या होगा DTL में? तो DTL में एक्सक्लूड होगा जो भी आपकी फेवरेबल पोजीशंस है, मतलब जो भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, लोन है फ्रॉम RBI, फिर जो भी क्रेडिट बैलेंस है P&L में, अमाउंट है जो भी रिकवरीज का अमाउंट है, जो इंडियन करेंसीज का जो अनएडजस्टेड बैलेंस है, और जो भी मार्जिन है सन्ड्री डिपॉजिट में. तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी, मतलब उतना DTL हमारा कम हो जाएगा और इससे उतना DTL हमारा इंक्रीज हो जाएगा. फिर उसके बाद में वेदर कंसोलिडेशन ऑफ बैंक इंक्लूड्स ऑल ब्रांच इन्फॉर्मेशन और नॉट, ये भी एक ऑडिटर का ऑडिट प्रोसीजर होगा कि उसको चेक करना होगा. ऑडिटर को और भी कंसीडर करना होगा सारे के सारे अबव प्रोसीजर्स ठीक से हुए हैं या नहीं हुए, और इस चीज़ का मेंशन वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में करेगा. साथ में ऑडिटर को ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि ये जो है नंबर है अनऑडिटेड ब्रांच का, और उसने क्या करा है, उसने जो रिटर्न्स आई थी ना इन अनऑडिटेड ब्रांच की, इस पर रिलाई करके ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, उसको ये चीज़ देनी होगी. फिर उसके बाद में अब आपको पता है कि क्योंकि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट आ गया है तो इसीलिए ऑटोमेटेड डेटा फ्लो होने लगा है CRR और SLR के लिए भी. तो एक एज एन ऑडिटर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वाले क्राइटेरिया को मीट करने के लिए अपने ऑडिट प्रोसीजर उस हिसाब से प्लान करो. तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक नंबर 6. आई होप इसमें जो ये पॉइंट है इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है सारा का सारा आपको सिंप्लीफाइड तरह से समझ आ गया होगा. अब मेरी कोशिश यही है कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी वाला टॉपिक जो कि काफ़ी बड़ा है उसको भी मैं थोड़ा सा मैनेजेबल बना दूँ आप लोगों के लिए. तो उसकी वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगी, बट आई जस्ट नीड योर सपोर्ट जिससे मुझे मोटिवेशन मिले टू रिकॉर्ड मोर वीडियोस. बाकी मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, CA फाइनल स्टूडेंट हूँ. आई एम गोइंग टू अपीयर इन November 22 एंड होपफुली आई एम प्रेइंग टू गॉड कि जो भी हम सबका हार्डवर्क है वो हमें एक पास रिजल्ट में मतलब दे हमें, और ना कि सिर्फ पास करे बल्कि अच्छे मार्क्स भी दे. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू.